मित्रों नमस्कार, नारायण अकेडमी में स्वागत है। आइए हम लोग आज इंडियन पॉलिटी में आज हम लोग देखेंगे नागरिकता। नागरिकता में हम लोग देखते हैं सबसे पहले इसके संवैधानिक उपबंध। तो संवैधानिक उपबंध में इसके सबसे पहले देखेंगे कि ये संविधान में कहाँ दिया है। तो ये संविधान के भाग 2 में दिया है। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में नागरिकता से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान में दिया है। तो हम लोग देखेंगे कि किस अनुच्छेद में क्या कहा गया है नागरिकता के संबंध में। तो सबसे पहले अनुच्छेद 5 हम लोग देखेंगे। अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ में नागरिकता या अधिवास द्वारा नागरिकता। इसमें यह कहा गया है अनुच्छेद 5 में कि संविधान लागू हो रहा है तो इस समय भारत का कौन कौन नागरिक बनेगा, है ना। संविधान के प्रारंभ में 26 जनवरी 1950 में इस टाइम भारत का कौन कौन नागरिक होगा, इसके संबंध में ये चीज़ें हैं। तो इसमें 3 चीज़ें दी गई हैं। अगर इसमें से कोई भी एक चीज़ आप फुलफ़िल कर रहे हैं तो आप भारत के नागरिक हो जाएंगे। ऐसा कोई व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो 26 जनवरी 1950 के पास, तो आप भारत के नागरिक होंगे। उस व्यक्ति के माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो तो भी वो भारत का नागरिक होगा। या फिर संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले 1950 में संविधान लागू हुआ, इससे 5 साल पहले यानी कि 1945 में, इस टाइम अगर आप 5 साल से भारत में रह रहे हैं, 1945 से भारत में रह रहे हैं, तो भी आप भारत के नागरिक होंगे। इनमें से कोई एक चीज़ आप फुलफ़िल कर रहे हो। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से माइग्रेशन करके आए हुए व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से हमारे देश में आए हैं, उनके संबंध में नागरिकता का क्या प्रावधान है, ये अनुच्छेद 6 में है। इसमें 2 चीज़ें हैं, 19 जुलाई 1948 से पहले या 19 जुलाई 1948 के बाद। 19 जुलाई 1948 से पहले जो लोग आए हैं ये अपना भारत में आए और ये नागरिक हो गए, लेकिन अगर 19 जुलाई 1948 के बाद में आए हैं तो उस टाइम एक परमिट का नियम चालू हो गया था कि 19 जुलाई 1948 के बाद में जो आए हैं वो परमिट लेके आएंगे तब उनकी नागरिकता मानी जाएगी। तो 1948 के बाद के प्रावधान थे, ये अनुच्छेद 6 में दिया गया है। अनुच्छेद 7 भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। हाँ, कुछ हमारे यहाँ से पाकिस्तान चले गए थे तो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गए, किंतु वापस आगे। अब देखो, जैसे मान लीजिए यहाँ कुछ लोगों ने सोचा चलो पाकिस्तान निकल लेते हैं, वहीं अच्छा रहेगा, चले गए, लेकिन वहाँ मज़ा नहीं आया, फिर वो वापस चले आए इंडिया में। तो उनके लिए 6 महीने का, आप 6 महीने भारत में रहोगे, उसके बाद पंजीकरण द्वारा आपको नागरिकता मिल जाएगी। अब देखो अनुच्छेद 8 भारत के बाहर अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता। देखो इसमें यह है कि जब आज़ादी के लिए संघर्ष चल रहा था तो कुछ लोग विदेशों में रहकर अलग अलग जगह पर वो लोग आज़ादी के संघर्ष में संघर्षरत थे। तो अब मान लीजिए वहाँ रह रहे थे, वहीं पर रह गए, तो उनके संबंध में नागरिकता क्या प्रावधान है वो इसमें दिया गया है कि जो संविधान लागू होने के समय भारत के निवासी नहीं थे किंतु भारतीय मूल के थे, तो यदि उनके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा परिभाषित भारत के राज्य क्षेत्र में पैदा हुए हैं तो वो भारत के नागरिक हो सकते हैं। यानी 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था वो जो हमारे देश की परिसीमा निर्धारित कर रखा था, अगर उसमें आप थे उसके नागरिक तो आप उसके नागरिक फिर हमारे भारत के नागरिक हो सकते हैं। तो ये रहे 5, 6, 7, 8 नागरिकता से संबंधित प्रावधान। अब नागरिकता के समाप्ति के प्रावधान दिया है, तो ये दिया अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 में दिया गया है कि किसी अन्य देश की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने पर। अनुच्छेद 10 में किसी नागरिक की नागरिकता का अधिकार संसदीय विधान के अलावा अन्य किसी रीत से नहीं छीनी जा सकती है। और अनुच्छेद 11 ये कहता है कि नागरिकता के संबंध में संसद को शक्ति प्राप्त है कि वो अपना नागरिकता के संबंधित सारे अधिनियम या नियम बना सकते हैं, और ये चीज़ गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है।
नागरिकता अधिनियम 1955 ये संविधान लागू होने के बाद नागरिकता अर्जन और समाप्ति के संबंध में उपबंध करता है। तो इसमें देखिए, नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता अर्जन के 5 तरीके बताए गए हैं। पहला, जन्म से नागरिकता। दूसरा, वंश के आधार पर नागरिकता। तीसरा, पंजीकरण द्वारा। और चौथा, देशीयकरण द्वारा नागरिकता। और पांचवा, किसी भूभाग को यदि भारत हमारा अपने क्षेत्र में मिला लेता है तो वहाँ के नागरिक भारत के नागरिकता उनको प्राप्त हो जाएगी। तो जन्म के आधार में देखो, ऐसा है कि जन्म के आधार पर अगर कोई बच्चा भारत में जन्म लेता है तो भारत का नागरिक होगा। ये अधिनियम 1955 में था। लेकिन फिर इसमें दिक्कत यहाँ लगी कि कोई भी विदेशी अगर आके यहाँ बच्चा पैदा होता उसका, तो वो बच्चा भारत का नागरिक हो जाता था। इसमें भी संशोधन हुआ। तो 1987 इसमें हुआ कि अगर इसके बाद अगर कोई बच्चा भारत में पैदा हो रहा है तो वो भारत का नागरिक तभी माना जाएगा जब उसके माता पिता कोई भारत का नागरिक हो, है ना। तो 1987 तक चला कि अगर कोई बच्चा भारत में पैदा हो रहा है और उसके मम्मी पापा यानी माता पिता में कोई एक भारत का नागरिक है तो बच्चा भारत का नागरिक हो जाएगा, उसको भारत नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन 2003 में डेट नहीं लिख रहे हैं क्योंकि डेट भी एक पर्टिकुलर डेट से शुरू है, लेकिन वो नहीं लिख रहे हैं, 2003 लिख रहे हैं। अधिनियम ये संशोधित हुआ और इसमें किया गया कि माता पिता में से दोनों या तो भारत के नागरिक हों, इसमें माता पिता दोनों या तो भारत के नागरिक हों या फिर कोई एक हो और दूसरा है अगर माता है तो पिता अवैध प्रवासी ना हो, यानी अवैध तरीके से भारत में ना रह रहे हों, है ना। तो ये हुआ जन्म के आधार पर नागरिकता। अब यह है वंश के आधार पर। वंश के आधार पर जैसे हम लोग भारत के नागरिक हैं, वंश के आधार पर हमारे पिताजी नागरिक हैं, इनके पिताजी नागरिक थे, तो इस तरीके से वंश के आधार पर हम लोग भारत के नागरिक हैं। किसी भी बच्चे के जन्म के समय यदि उसके माता पिता भारत के नागरिक हैं तो बच्चा भी भारत का नागरिक होगा। पंजीकरण द्वारा, इसमें रजिस्ट्रेशन के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। इसकी विदेशी अगर है और वही भारत का नागरिक बनना चाहता है, पंजीकरण के द्वारा कोई भी निवासी जो भारत में नागरिकता आवेदन से 7 वर्ष पूर्व से भारत में निवास कर रहा है तो वह पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। देशीयकरण द्वारा भारत की नागरिकता, देशीयकरण में कोई ऐसा दूसरे देश का नागरिक जो हमारे देश का नागरिक बनना चाहता है वो देशीयकरण द्वारा भी भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। बस शर्त ये है कि वो जिस देश में रह रहा हो या जिस देश का नागरिक पहले से है वो उस देश में भारत के लोगों को भी देशीयकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त होती हो तो उसे भी यहाँ की नागरिकता दी जा सकती है। और फिर जब यहाँ की नागरिकता उसको मिल जाएगी तो उसको ये वचन देना होगा कि जब उसको यहाँ की नागरिकता मिलेगी तो वो अपने मूल देश की नागरिकता छोड़ देगा। इसमें उसका चरित्र अच्छा हो और अगर वह इंसान विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में, साहित्य, विश्व शांति आदि की सेवा में सेवारत है तो उसको भारत की नागरिकता में ये सब छूट दी जा सकती है और उसको भारत का नागरिक बनाया जा सकता है बिना किसी सेवा शर्त के ही, क्योंकि वो इतना अच्छा काम पहले से ही कर रहा होता है तो उसको भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। और अंत में है किसी भूभाग का भारत के क्षेत्र में मिल जाने पर वहाँ के लोगों के जो निवासी हैं उनकी नागरिकता भारत से संबंधित हो जाएगी। यानी कि अगर कोई क्षेत्र भारत जीत लेता है या किसी वैश्विक समझौता के तहत कोई क्षेत्र भारत को मिल जाता है तो जो वहाँ लोग निवास कर रहे हैं उनको भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। और एक बात, इसमें किसी में भी जो ये रजिस्ट्रेशन या देशीयकरण किसी भूभाग में निवास कर रहे लोग, ये सब किसी प्रकार से अवैध प्रवासी ना हो, है ना। अवैध प्रवासी होंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। तो ये कुछ रहे मोटा मोटा नागरिकता अर्जन के उपबंध। अब हम लोग देखते हैं नागरिकता समाप्ति के क्या उपबंध हैं। कोई नागरिक अपनी नागरिकता खुद ही परित्याग कर दे, परित्याग करने पर उसकी नागरिकता समाप्त मानी जाएगी। ये थोड़ा सा गलत लिखा है, परित्याग करने पर। या कोई
नागरिक दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर ले तो यहाँ की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। भारतीय संविधान का अनादर करने पर, अनिष्ठा प्रकट करने पर या फर्जी तरीके से जो ये मतलब पंजीकरण, देशीयकरण है ना, इन सब टाइप से जो नागरिकता मिली है, अगर उसमें कोई फर्जी दस्तावेज के थ्रू नागरिकता प्राप्त हो जाती है तो भी उसकी नागरिकता, अगर ये खुलासा हो जाता है कि हाँ गलत तरीके से लिया गया है, तो ये उसकी नागरिकता समाप्त मानी जाएगी। या पंजीकरण, देशीयकरण के द्वारा प्राप्त नागरिकता के बाद अगर 5 वर्ष के दौरान नागरिक को अन्य देश में 2 वर्ष की सजा हो जाती है तो भी उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक, तो अब देखिए इसमें जो मोटा मोटा 2-3 चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक तो भारत के किस अनुच्छेद में नागरिकता के प्रावधान है, तो नागरिकता का भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में। ये दोनों चीज़ें डायरेक्ट क्वेश्चन है। और भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, एकल नागरिकता, और ये हम लोग इंग्लैंड से लिए हैं। कहाँ से लिए हैं? इंग्लैंड से लिए हैं। ये भी अपने आप में एक सवाल है। अच्छा, एक बात और है कि अगर नागरिकता मिला हुआ है तो उससे क्या फ़ायदा है? उससे एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि बहुत सारे अधिकार हमको अलग से मिल जाते हैं जो गैर नागरिक को नहीं मिलते हैं। मौलिक अधिकार में ही आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, इनके जो प्रावधान है वो नागरिक पर ही लागू होते हैं। या फिर कोई चुनाव है, मान लीजिए राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति, है ना, संसद के सदस्य बनने की बहुत सारी चीज़ें हैं जो नागरिक होने पर ही मिलती हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है। शायद नागरिकता में बस इतना ही चीज़ हैं जो सवाल बनते हैं, लगभग 5, 7, 10। एक और सवाल इसमें बन सकता है कि भारत में नागरिकता कितने प्रकार से मिलती है, कितने प्रकार से मिल सकती है? तो 5 प्रकार से। जन्म से, वंश से, और पंजीकरण द्वारा, और एक है देशीयकरण से, और अर्जित भूभाग के नागरिक। तो ये 5 तरीके से भारत की नागरिकता मिल जाती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।